हेलो एवरीबॉडी, आज का हमारा टॉपिक है एसी सर्किट कंटेनिंग रेजिस्टेंस ओनली, या इसे हम आर सर्किट भी कह सकते हैं। वैसे तो किसी भी सर्किट में, एसी सर्किट में सिर्फ और सिर्फ रेजिस्टेंस का होना पॉसिबल नहीं है। वहाँ ज़रूर कुछ ना कुछ वैल्यू इंडक्टेंस यानी कि एल की होगी, कैपेसिटेंस यानी कि सी की होगी। तो एल और सी और आर तीनों का जो कंबाइंड इफेक्ट है वो हम एल सी आर में पढ़ेंगे, अपनी नेक्स्ट वीडियोज़ में पढ़ेंगे एल सी आर सर्किट। आज हम सिर्फ और सिर्फ रेजिस्टेंस का इफेक्ट देखते हैं एसी सर्किट में क्या होता है। एसी सर्किट में जो वोल्टेज जनरेट होती है वो हमेशा एक एसी जनरेटर से जनरेट होती है। तो जो एसी जनरेट होता है उसमें एक कॉइल होती है जो मैग्नेटिक फील्ड के अंदर घूमती है, रोटेट करती है। तो जितने टाइम में वो कॉइल अपना एक कंप्लीट रेवोल्यूशन पूरा करती है, उतने टाइम में एसी सर्किट की एक साइकिल पूरी होती है। अगर हम ग्राफ खींचें वोल्टेज का और टाइम के बीच में, तो आपको पता है वोल्टेज का फॉर्मूला क्या है, V इजगल टू वी नोट साइन ओमेगा टी। ये एसी वोल्टेज का फॉर्मूला होता है, जहां वी नोट क्या होती है, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ वोल्टेज या पीक वैल्यू ऑफ वोल्टेज, और ओमेगा क्या होता है यहां पर, एंगुलर फ्रीक्वेंसी। और ओमेगा की वैल्यू होती है 2 पाई अपॉन टाइम पीरियड। टाइम पीरियड का मतलब जितने टाइम में वो कॉइल एक चक्कर पूरा करती है, या जितने टाइम में एसी सर्किट की एक साइकिल पूरी होती है। अगर हम यहाँ पे टाइम ले लें एक्स एक्सिस के ऊपर, वाई एक्सिस के ऊपर हम वोल्टेज ले लें, तो आप ये देखेंगे ग्राफ खींचेंगे तो वोल्टेज की वैल्यू जब टाइम जीरो रखेंगे तो वोल्टेज की वैल्यू जीरो आएगी, यानी कि ये पॉइंट आएगा। टाइम जैसे जैसे बढ़ता जाएगा वोल्टेज की वैल्यू साइनोसॉइडली चेंज होती चली आएगी, और ये ग्राफ कुछ इस तरीके से आएगा। तो ये एक कंप्लीट साइकिल है, इसे हम साइकिल बोलते हैं। यहाँ जाके टाइम पीरियड पूरा हो जाता है टी। यहाँ पर टाइम हो जाएगा टाइम पीरियड का आधा, यानी कि T/2, और ये पॉइंट है आपका T/4, टाइम पीरियड का फोर्थ पार्ट। तो यहाँ पर जो है वोल्टेज सबसे ज़्यादा है, पीक वैल्यू है V नॉट, और यहाँ पर जो टाइम है वो है 3T/4, और 3T/4 पर जो वोल्टेज है वो माइनस के V नोट है। इसका मतलब वोल्टेज कंटिन्यूसली प्लस V नोट से माइनस V नोट के बीच में चेंज हो रही है, और बार बार किसी एक ही वायर के अंदर कभी तो वोल्टेज में ये पॉजिटिव ये नेगेटिव हो जाता है, और कभी ये पॉजिटिव और ये वाला एज नेगेटिव हो जाता है। यानी करंट कभी इस डायरेक्शन में फ्लो करेगा और थोड़ी ही देर बाद में करंट की डायरेक्शन रिवर्स हो जाएगी। तो ये एसी वोल्टेज या एसी करंट है। अगर सर्किट के अंदर सिर्फ और सिर्फ रेजिस्टेंस अप्लाई कर रखा है हमने, तो आप ये देखो कि एसी का सिंबल है आपका ये, यहाँ पे आपने ये एसी का सिंबल बना दिया, यहाँ वोल्टेज अप्लाई कर दी, किसके अक्रॉस, ओनली रेजिस्टेंस के अक्रॉस। तो ये रेजिस्टेंस का सिंबल हो गया आर। तो आप ये देखो रेजिस्टेंस क्या होता है, वोल्टेज अपॉन करंट रेजिस्टेंस होता है। तो V का फॉर्मूला हमारे पास में है V इजगल टू वी नॉट साइन ओमेगा टी। हम करंट का फॉर्मूला निकालेंगे, तो सिर्फ और सिर्फ रेजिस्टेंस है यहाँ पर, तो यहाँ ओम्स लॉ फॉलो होगा। तो बाई ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग V अपॉन आई इजिकल टू होता है R, यानी I इजिकल टू हो जाएगा V अपॉन R। तो किसी भी टाइम पर करंट की जो इंस्टेंटेनियस वैल्यू होगी, यानी किसी क्षण जो वैल्यू होगी, वो उस क्षण वोल्टेज की वैल्यू, उस इंस्टेंट पे वोल्टेज की वैल्यू और रेजिस्टेंस की वैल्यू का रेशियो होगी। तो I इज इक्वल टू V की वैल्यू हम रख देंगे V नॉट साइन ओमेगा टी, और अपॉन में यहाँ आ जाएगा R। V नॉट अपॉन R इसे हम मान लेंगे I नॉट। तो I इज इक्वल टू हो जाएगा I नॉट साइन ओमेगा टी। तो आपके पास में अगर वोल्टेज का फॉर्मूला है V इज इक्वल टू वी नॉट साइन ओमेगा टी, तो ओनली रेजिस्टेंस वाले सर्किट में जिसमें कोई कैपेसिटर नहीं लगा हुआ, कोई इंडक्टर नहीं लगा हुआ, तो वहां करंट भी उसी हिसाब से चेंज होता है, I इज इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी। तो यहाँ जो साइन के आगे लिखा हुआ है इसे हम बोलते हैं फेस, यानी कि ओमेगा टी क्या है, फेस है यहाँ पर, और वोल्टेज की फेस भी कितनी है, ओमेगा टी। तो दोनों की फेस का डिफरेंस, वोल्टेज की फेस और करंट की फेस का डिफरेंस कितना है, फेस डिफरेंस जीरो, ओमेगा टी माइनस ओमेगा टी यानी कि जीरो। तो यहाँ पर दोनों के बीच में कोई फेस डिफरेंस नहीं है, यानी कि हम ये कह सकते हैं कि सेम फेस में है,
कौन कौन सेम फेस में है? वोल्टेज और करंट दोनों सेम फेस में है। तो इसी चीज को हम एक फेजर डायग्राम के जरिए शो करते हैं। फेजर डायग्राम क्या होता है? हम वोल्टेज, वैसे तो आपको पता है वोल्टेज और करंट क्या है, स्केलर क्वांटिटीज हैं, लेकिन अभी हम नेक्स्ट वीडियोस में हम देखेंगे, नेक्स्ट लेक्चर्स में देखेंगे कि सिर्फ और सिर्फ अगर इंडक्टर लगा देंगे तो वहां पर वोल्टेज आगे चलती है करंट से। वोल्टेज और करंट के बीच में एक फेज डिफरेंस होता है। और अगर कैपेसिटर में देखेंगे तो वोल्टेज पीछे चलती है करंट से 90 डिग्री, तो वहां पर भी फेज डिफरेंस है। यहां पर कोई फेज डिफरेंस नहीं है। तो फेज डिफरेंस को शो करने के लिए हम फेजर डायग्राम बनाते हैं, वोल्टेज को और करंट को वेक्टर की फॉर्म में दिखाते हैं ताकि हम उनके बीच के एंगल को शो कर सकें। तो अगर आपने इस डायरेक्शन में करंट ले रखा है, आई ले रखा है, तो आप ये देखो वोल्टेज भी यहां पर उसी डायरेक्शन में है जिस डायरेक्शन में करंट है, दोनों के बीच में कोई एंगल नहीं है। यहां पर देखो ओमेगा टी है फेस, यहां पर भी ओमेगा टी है, यानी कि दोनों के बीच का फेज डिफरेंस 0 है। तो वेक्टर के फॉर्म में अगर हम वोल्टेज को शो करेंगे तो वोल्टेज का भी एरो इसी डायरेक्शन में आ जाएगा। इसी को हम बोलेंगे फेजर डायग्राम। तो ये हो गया आपका फेजर डायग्राम। फेजर डायग्राम बनाने के लिए कुछ तो इस मेथड का यूज करते हैं कि करंट को हमेशा एक्स एक्सिस की डायरेक्शन में ले लेते हैं और फिर वोल्टेज को देख लेते हैं कि वोल्टेज किस डायरेक्शन में है, उसके साथ में कितने डिग्री का एंगल बना रही है। यहाँ पर 0 डिग्री का एंगल है आर सर्किट में। कुछ जगह पर हम ये देखते हैं कि करंट का जो फॉर्मूला है वो क्या है, आई इज इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी। हम दो एक्सिस खींचते हैं, एक एक्स एक्सिस और एक वाई एक्सिस, और यहाँ पर ओमेगा टी एंगल है। तो ओमेगा टी एंगल बनाते हुए हमने क्या खींचा, एक्स एक्सिस के साथ में ओमेगा टी एंगल बनाते हुए हमने करंट का वेक्टर खींचा आई। और वोल्टेज का वेक्टर भी हम देखेंगे कि एक्स एक्सिस के साथ कितना एंगल बना रहा है, ये भी ओमेगा टी एंगल बना रहा है, यानी कि यहीं पर इसी डायरेक्शन में आपका वोल्टेज का वेक्टर आ जाएगा वी। तो ये भी आपका क्या है, फेजर डायग्राम है। तो चाहे आप फेजर डायग्राम ऐसे बना लें जैसे अब ये मैंने बनाया है, कुछ लोग इस मेथड का यूज़ करते हैं और कुछ लोग इस मेथड का यूज़ करते हैं। तो यहाँ पर हमने सीखा कि वोल्टेज जब मैक्सिमम होगी तो करंट भी मैक्सिमम होगा, यानी कि अगर हम सेम ग्राफ पर अगर हम करंट के लिए भी ग्राफ खींचें तो ग्राफ ऐसा आएगा। ये वोल्टेज का तो था ही था, अब हमने डॉटेड ग्राफ जो हम खींच रहे हैं ये करंट का है कि जब वोल्टेज मैक्सिमम तब करंट मैक्सिमम, जब वोल्टेज 0 तो करंट 0, जब वोल्टेज रिवर्स डायरेक्शन में मैक्सिमम तो करंट रिवर्स डायरेक्शन मैक्सिमम, जब वोल्टेज 0 तो करंट 0। दैट मीन्स दोनों के बीच में कोई फेज डिफरेंस नहीं है। और यही आपका क्या है, आर सर्किट। आर सर्किट में वोल्टेज और करंट के रेशियो को हम क्या बोलते हैं, रेजिस्टेंस। तो उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा वीडियो, और नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं जिसमें हम एल सर्किट की बात करेंगे, फिर सी सर्किट की बात करेंगे और फिर LCR की बात करेंगे।